सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको पाठ 2 लहसा की ओर पढ़ाया था। आज इसी के साथ अब आपको पाठ 2 का अभ्यास कार्य मैं करवाने जा रही हूँ। प्रश्न उत्तर आपकी बुक में से ही होते हैं, केवल थोड़ा सा ध्यान देना। आपके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें वो बुक की भाषा में है, ये थोड़ा सा हम सिंपल भाषा में बनाकर लिखते हैं, परंतु भाषा आपकी बुक की ही है। प्रश्न नंबर 1, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए ऊंचे स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी ऊंचे स्थान नहीं दिला सका, क्यों? प्रश्न है, भिखमंगे के वेश में जब गए तो उन्हें अच्छा जगह मिली रहने की, और जब एक सज्जन पुरुष के रूप में गए तो उन्हें ठहरने का अच्छा स्थान नहीं मिला। इसका क्या कारण था? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व, क्योंकि सुमति के वहाँ अच्छे संबंध थे, वहाँ के लोग उसे जानते थे, इसी कारण उसे ऐसा हुआ। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। मनोवृत्ति, सोच, स्वभाव। वहां के लोग शाम होते ही छंड पीकर होश खो देते थे, और सुमति भी साथ नहीं थे। उस समय लेखक अकेला था, इसलिए लेखक के साथ ऐसा हुआ। प्रश्न 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कानून नहीं था तो लोगों को हमेशा किस बात का भय, डर रहता था, इसके बारे में इस प्रश्न में बताना है। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते, फिर देखते कि उसके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां पुलिस का प्रबंध नहीं था, और मरे हुए आदमी की वहां पर कोई परवाह नहीं की जाती थी। इस कारण वहां यात्रियों को हमेशा डर लगा रहता था। वहां यदि कोई मर भी जाता था तो उसकी कोई परवाह नहीं करता था। प्रश्न 3, ललकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछुड़ गए थे? लेखक जब ललकोर के मार्ग में यात्रा पर जा रहे थे तो वे अपने दोस्तों के साथ अलग कैसे हो गए, इसके बारे में बताना है। लेखक ललकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से अलग हो गए। पहला कारण क्या था? उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। सुस्त मतलब धीरे चलने वाला। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। अकेले में रास्ता कैसे भूल गया? उन्होंने बाईं ओर वाला गलत रास्ता पकड़ लिया था। जाना था दाईं ओर। रास्ते में इन्होंने रुककर रास्ता पूछा तो ललकोर का रास्ता दूसरा था। इस कारण वे अपने साथियों से पिछड़ गए। आप ये बात भी इसमें लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है, वे रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। जब 1-1.5 किलोमीटर अलग रास्ते पर चले जाएं तो वहां से वापस आने में समय लगता है। समय लगने के कारण उसके दोस्त पहले पहुंच गए और लेखक बाद में पहुंचा। उनका घोड़ा ऐसा था, कभी आगे जा रहा है और कभी पीछे।
यदि लेखक जोड़ देता तो घोड़ा और भी सुस्त पड़ जाता था। यही कारण था कि वे अपने साथियों से पिछड़ गए। प्रश्न समझ आया? आपकी बुक में दोनों कारण ऐसे ही दिए हुए हैं। प्रश्न 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? सुमति के यजमान थे, तब उन्होंने रोक दिया भी इसलिए रोका क्योंकि यदि वे चले गए तो समय लगाएंगे, और दूसरी बार वे मंदिर में बैठ गए थे, पोथियां पढ़ने लगे थे, इस कारण उन्होंने ही रोका। ये आपकी बुक में दोनों कारण ऐसे के ऐसे दिए हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि वह जाता तो बहुत वक्त लग जाता, इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित हाथों से लिखित पोथियां ग्रंथ का अध्ययन करना चाहते थे। अध्ययन मतलब पढ़ना। इस प्रकार दूसरी बार वे पोथियां पढ़ने में रम गए थे। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जब लेखक यात्रा पर जा रहे थे तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। वहां का जो रास्ता था वह मुश्किल था और वहां का वातावरण भी बिल्कुल अलग था। परिवेश, वातावरण, माहौल। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया, अकेले में रास्ता भूल गया। दूसरा कारण ये था। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। एक सज्जन पुरुष को भीख मांगने का काम करना पड़ा। चौथा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, अर्थात लेखक ने जब यात्रा करी तो भिखारी की पहनावे में उन्होंने यात्रा की। पांचवा, समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान लेखक को इन सब कठिनाइयों के साथ छठा पॉइंट है, तेज धूप में चलना पड़ा। जब वे चल रहे थे तो धूप बहुत ज्यादा तेज थी और सामान भी उनकी पीठ पर लदा हुआ था। सातवां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। ये आपके इतने 7 पॉइंट हैं जो लेखक को अपनी यात्रा के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय जब लेखक ने यात्रा की तो तिब्बत के समाज का वर्णन पूछा गया है कि तिब्बती समाज की कैसी हालत थी। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है। हमने जो पाठ पढ़ा उसके आधार पर हमें तिब्बती समाज के बारे में क्या क्या बातें पता चली। नंबर 1, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। उस समय ना तो छुआछूत था, ना जाति पाति का कोई बंधन था। दूसरा, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। भिक्षु को राजा की पदवी से सम्मानित किया जाता था। तीसरा, उस समय तिब्बती की औरतें पर्दा नहीं करती थी, अर्थात घूंघट नहीं करती थी। चौथा, उस समय तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। आपने ये 4 पॉइंट पढ़े और इसके अलावा आपकी बुक में से आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, जैसे
बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर घर में कोई भी आ सकता था, चाहे कोई परिचित हो या न हो। सास की झोली या बहू की झोली में से चाय देने पर वह पका देती थी। और एक पॉइंट और भी है, वहां हथियार रखने का कानून नहीं था, बेगार प्रथा प्रचलित थी। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। 7वां प्रश्न देखिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं कौन? लेखक। नीचे दिए विकल्पों में से इस वाक्य का अर्थ बताएं। आपको एक पंक्ति दी है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका अर्थ बताना है जो 4 विकल्प दिए हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें हैं थी। चौथा, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। अब 4 पॉइंट में से आपका सही उत्तर क्या है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, अर्थात उसे और को किसी बात का ज्ञान नहीं रहा, उसकी रुचि पुस्तकें पढ़ने में ज्यादा हो गई। रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न नंबर 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? आपने यहाँ सुमति के व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी की विशेषताएं बतानी है कि सुमति में क्या क्या विशेषताएं थी। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है। दूसरा, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तीसरा, सुमति उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होता है। चौथा, सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। 5वां, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। 6, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे और तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी था। और भी लिख सकते हो, सुमति धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। अगला पॉइंट, सुमति यात्रा प्रेमी था। सुमति स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति भी था। ये पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था। वेश पहनावा, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है या अनुचित विचार व्यक्त करें। प्रश्न का मतलब समझेंगे कि व्यक्ति की पहचान उसके आचार विचार और वेशभूषा से तय होती है। यह बात उचित है या अनुचित। सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है। धारणा विचार, पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। यहाँ पर बताया कि हमारे आचार विचार रहन सहन वेशभूषा पर तय होता है। हमारे विचार से यह बात अनुचित है, क्योंकि व्यक्ति की यदि बुद्धि और विचार जैसे होंगे वैसे ही उसकी सोच होती है। इसलिए पहरावे से व्यक्ति के बारे में नहीं जाना जा सकता। प्रश्न, मेरे विचार से
वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा से कुत्सित विचारों पर लोग भी हो सकते हैं। कुत्सित मतलब बुरे। यहाँ तो लिखा है सो आएगा। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं। कीचड़ में खलने पर कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। प्रश्न 10। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है? तिब्बत भारत। अब ये बताना है तिब्बत के बारे में कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी राज्य है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती हैं, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। टिंगी एक विशाल मैदानी भाग है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है, जिस पर देवालय स्थित है। देवालय हिमालय को बोलते हैं। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झड़ियों से सजाया गया है। ये डांडे के स्थान का वर्णन किया गया। प्रश्न 11। आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को प्रस्तुत करें। ये जो मैंने दिया है, आप जरूरी नहीं है यही देंगे, आप अपना अनुभव खुद लिखेंगे। मैंने लिखा है, ग्रीष्म अवकाश में एक बार मैंने अपने माता पिता, बहन, 2 मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया। हम सब 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी गाड़ी 25-30 किलोमीटर चली थी, अचानक वह घर घरा कर रुक गई। गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई शहर कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे, सुनसान रास्ता था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतर कर देखा, पर उन्हें समझ नहीं आई कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही। हम वहीं 3-4 घंटे खड़े रहे, पर सड़क पर आने जाने वाले गाड़ियों को हमने कोशिश की रोकने की, जिससे कुछ सहायता प्राप्त की जाए, परंतु लोग जल्दी में थे। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। शाम होने जा रही थी। हम लोगों को भूख गर्मी के कारण बुरा हाल था। छोटी बहन जो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जो कोई हल नहीं सूझा तो पिताजी ने चाचा जी को फोन किया। वे अपने साथ मैकेनिक लेकर आए। तब गई जाकर गाड़ी ठीक हुई। इसी बीच मेरठ से खाना खरीदा गया। हम रात 12:30 पर देहरादून पहुंचे। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं या घूमने की योजना बनाते हैं, तो वह समस्याओं से भरा दिन याद आ जाता है। आप भी प्यारे बच्चों ऐसे कोई भी घटना खुद लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 12। यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विद्याएं हैं? प्रस्तुत विद्या उनमें किन मायनों से अलग है? मायना अर्थ मतलब। आप हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में 8 पाठ और विद्याएं अलग अलग है। अब पहला पाठ था, देखो, 2 बैलों की कथा। ये एक कथा थी, कहानी। लहसा की ओर क्या है? यात्रा वृतांत। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। सांवले सपनों की याद रेखा चित्र है।
नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, रिपोर्टाज है, रिपोर्ट है ये। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। एक कुत्ता और मैना आपके सिलेबस में अब नहीं है, परंतु यह निबंध है। और एक उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में से कट चुके हैं। प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विद्याओं से अलग है। इसका मुख्य विषय यात्रा का वर्णन है। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में यात्रा वृत्त का चित्रण है। अब ये इसमें लहसा की ओर पाठ में यात्रा का वर्णन था, इसलिए ये अन्य विद्याओं से अलग है। और आपको मैंने बताया कि आपके सिलेबस में 2 पाठ कट चुके। पाठ 1 था उपभोक्तावाद की संस्कृति और दूसरा पाठ है एक कुत्ता और मैना। आपके सिलेबस में केवल 6 पाठ रह गए हैं। अब आपने ये 12 प्रश्न अपनी रजिस्टर में लिखेंगे। ये 12 के 12 लिखने हैं। यात्रा वृत्तांत वाला जो एक अनुभव वाला है वो आप छोड़ सकते हो। बाकी 11 प्रश्न आप लिखेंगे और इसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान भी आप रजिस्टर में नहीं लिखेंगे, केवल बुक में करेंगे। प्रश्न नंबर 1, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पोप फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते हम गांव में पहुंच गए। अब आपने देखा 4 वाक्य, चारों वाक्यों को एक ही मतलब है, परंतु अलग अलग तरीके से बताया गया। अब एक और सेंटेंस देखेंगे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है पीछे। अब इस वाक्य को भी आपने अलग अलग तरीके से बनाना है। जैसे यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। दूसरा, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है। प्रश्न नंबर 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल मतलब एक क्षेत्र विशेष को बोलते हैं, जहां ग्रामीण भाषा की बोलचाल होती है, क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। आप अपनी पाठ में से छांट कर ऐसे शब्द लिखने हैं। अब शब्द देखेंगे। खोटी, राहदारी, कुची कुची, भीटा, थुक्का, गांव गिराव, भरिया, गंडा, कंजूर, चोरी। ये शब्द क्या है? आंचलिक भाषा के, जो आम भाषा में प्रयोग नहीं होते, क्षेत्र विशेष के आधार पर ही अलग अलग प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 15, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे, विशाल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। अब आपने पाठ में से शब्द छांटने हैं। मैंने आपको शब्द छांट कर दिए हैं, आप और भी छांट सकते हो। मुख्य क्या है? विशेषता बताने का काम कर रहा है। व्यापारिक, बहुत, भद्र, चीनी, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, अगला, कम, रंग बिरंगे, मुश्किल, लाल, ठंडा, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, पतली पतली, तेज, कड़ी, छोटे बड़े, मोटे। इन्हें विशेषण शब्द भी कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताए उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है। अब आपने इसमें ये शब्द देखे। ये शब्द क्या है? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब
आपका लेसन पूरा हो चुका। आप अपने प्रश्नों को रजिस्टर में लिखेंगे, सुंदर लेख का ध्यान रखेंगे, समय का महत्व समझते हुए प्रश्नों को याद करके रफ कॉपी में लिखेंगे ताकि आपकी मात्राओं का सुधार हो सके। जितना हिंदी को आप बार बार लिखेंगे आपका सुधार हो जाएगा। हिंदी याद करने की बजाय अभ्यास करने से ज़्यादा आती है। प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। धन्यवाद।